आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से मोदी और शाह को चुनौती दे दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के विवादित बयान के बाद बीजेपी के सहयोगी ने मानसिक हालात खराब है ये दिया है बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे मोदी के साथ रहने वाले सहयोगी ने दिया है ये बयान। और इसी के साथ में बिहार में क्या राहुल के फैसले का विरोध करने वाले अध्यक्ष ही होने वाली है छुट्टी, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सारे भ्रम को तोड़ दिया, बताएंगे कैसे भाजपा को जोरदार झटका देकर न्याय के साथ में खड़े नजर आते हैं दोस्तों। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को मिला है एक और बीजेपी के साथ रहने वाली पार्टी का समर्थन। और पार्टी में पड़ रही फूट के बाद बीजेपी के नेता अमित शाह के करीबी ने बुलाई है तत्काल एक बड़ी बैठक। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन बचा कुचा समर्थन भी हट जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के इलेक्शन के बाद गिरनी तय है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और योगी आदित्यनाथ सरकार में विधायक केतकी सिंह ने विवादित बयान देते हुए मुसलमानों को लेकर उनके मेडिकल कॉलेज में एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर दी थी दोस्तों। इस पर पहले तो सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने कड़ी आलोचना की, लेकिन उससे बड़ी बात अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने की है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, यानी भाजपा के विधायक को कहना चाहते हैं कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी बयान देने का एक ट्रेंड बन चुका है और योगी सरकार के विधायक और मंत्री अपने छवि को सुधारने के लिए बीजेपी की नजर में इस तरीके का विवादित बयान देते रहते हैं, और भाजपा के सहयोगी जयंत सिंह को बीजेपी पर दबाव बनाना चाहिए कि भाजपा ऐसे नेताओं से माफी मंगवाए, वरना जयंत चौधरी को लेकर भी माना जाएगा कि वो केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए दो चार कमेंट कर रहे हैं। अगर वाकई उन्हें मुस्लिमों के हित की परवाह है दोस्तों तो उनको सीधे तौर पर भाजपा का खुलकर विरोध करना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान से समझ में आ रहा है कि उन पर दबाव है कि वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में संभल के अंदर भाजपा की सरकार ने सारी लिमिट पार कर दी है दोस्तों। संभल में अब तक 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि होली के त्योहार के मौके पर असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध न किया जाए और माहौल न खराब किया जाए, इस नाम पर 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दावा किया गया है कि इन लोगों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब था जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। सवाल यह है दोस्तों कि 1015 लोगों को हिरासत में लेने की क्या जरूरत है। इनको चेतावनी देकर प्रशासन के लोग किसी भी त्योहार को सही से मनवा सकते हैं, तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी है, ये गंभीर सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या योगी सरकार के पास शांतिपूर्ण कार्यक्रम करवाने का कोई तरीका नहीं है जो 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है दोस्तों, यानी इनकी आजादी को कर्टेन करने की कोशिश की गई है, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। मोदी और शाह के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान यूपी के अधिकारियों की बार बार दिल्ली यात्रा पर सख्त रुख अपनाया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के दिल्ली नहीं जा सकता। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को केवल जरूरी काम से दिल्ली जाने के लिए बोला है। आपको बता दें कि अनुमति जब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा तभी वो दिल्ली की यात्रा कर पाएंगे। यह आदेश जारी होने से पता चल रहा है कि दिल्ली के साथ योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है दोस्तों, यानी तगड़ा विवाद चल रहा है। इससे पहले अमित शाह और योगी के बीच में विवाद को लेकर कई सारी खबरें सामने आई थी और कहीं ना कहीं अब ये आदेश जारी करने से पता चल चुका है कि योगी आदित्यनाथ के अधिकारी दिल्ली में जा जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोदी और शाह को योगी सरकार के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इसी से चिंता में आकर योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया गया होगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता मोदी शाह के बीच में कुछ भी सही नहीं है। साथ साथ बिहार की राजनीति में दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग 16 तारीख से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस पर सहयोगी पार्टी को दिक्कत है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपना प्लान बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख को बीते दिन भी पोस्ट करते हुए कह दिया है कि बिहार के युवाओं आपको बेरोजगारी से मुक्ति का टाइम आ चुका है। आ रहे हैं हम इंडिया गठबंधन के लोग सारे एकजुट होकर यात्रा निकालने वाले हैं। पलायन रोको, नौकरी दो और कन्हैया कुमारी से लीड करेंगे। साथ साथ दोस्तों एक और दावा सामने आया है। बताया गया है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने फैसला लिया था कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में 16 तारीख से यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद बिहार में कांग्रेस के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद नाराज है कि उनके नेताओं से इस बारे में चर्चा नहीं की गई, बिहार इकाई से नहीं पूछा गया और यह यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुली छूट दे रखी है कृष्णा अल्लावरू को और इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को नहीं रोक सकते। हो सकता है कि इनकी भी छुट्टी कर दी जाए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है और पप्पू यादव को मौका दिया जाना चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई ने एक अहम फैसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है दोस्तों, यानी बीजेपी सरकार के करीबी माने जाने वाले रंजन गोगोई ने आखिरकार वो फैसला लिया है जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना रुख दिखाया है दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाए गए कानून से पहले जस्टिस
जस्टिस गोगोई ने ये राय दी है। इस प्रस्तावित कानून से संबंधित विधेयक सदन के अंदर, संसद के अंदर संयुक्त संसदीय समिति के पास पहुंचा है। इसको लेकर हुए संसदीय समिति की बैठक में रंजन गोगोई ने अपनी राय रखी है, जो दोस्तों सरकार के रुख से अलग है। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि चुनाव आयोग को किसी राज्य के विधानसभा के कार्यकाल का निर्णय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती। गोगोई ने मंगलवार को संसद के अंदर संयुक्त समिति के साथ 3 घंटे की चर्चा में एक साथ चुनावों पर बिल में खामियां और नुकसान की ओर इशारा किया है। दोस्तों उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शेड्यूल तय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां देना शुरू कर दिया गया तो यह उचित नहीं होगा। वैसे ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहते हैं दोस्तों। और अब यह संवैधानिक पोस्ट भी नहीं है। मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से किसी को भी चुनाव अधिकारी बना देते हैं, तो फिर अगर इनके पास फुल पावर आ जाएगी कि ये डिसाइड करे कि कौन से राज्य में कब चुनाव होगा, कितना कार्यकाल होगा, तो ये तो देश की लोकतंत्र की प्रणाली के खिलाफ एक सबसे बड़ी साजिश और उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कई मौके पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में मददगार रहे, पूर्व में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन का समर्थन देना शुरू कर दिया है। दोस्तों बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया की सीएजी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट करवाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि पिछले साल हुए उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में बूथों पर कुल वोटों की संख्या और ईवीएम में दर्ज कुल वोटों की संख्या में अंतर दिखाई दिया। बीजू जनता दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए अनियमितताओं के आरोप पर सुर से सुर मिलाया है। दोस्तों इसके मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट का सुझाव दिया है। दोस्तों पिछले साल संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में डाले गए वोटों के बीच में पाई गई कथित विसंगतियों के बारे में शिकायत करने वाली बीजू जनता दल ने इस मुद्दे पर मंगलवार को चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में बीजेपी में टूट के बाद विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। दोस्तों दरअसल आज ये बैठक बुलाई गई है। हल्दिया से बीजेपी के विधायक तापसी मंडल ने तृणमूल कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। बीजेपी की चिंता इससे बढ़ गई है। इसे देखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन अब हल्दिया विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र जिसमें हल्दिया नगर पालिका और सुताहाटा सामुदायिक विकास खंड के अध्यक्षों को बदलने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी के इस तरीके से पार्टी बदलने के बाद अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस से आकर बीजेपी में ममता बनर्जी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। शुभेंदु अधिकारी को भी अप्रूव करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के लॉयल नेता है, क्योंकि जो पुराने भाजपा के नेता है उनको बाहर का रास्ता दिखाकर शुभेंदु अधिकारी को मौका दिया गया था। साथ साथ दोस्तों मणिपुर के संदर्भ में अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ नया खेला होने वाला है। आपको बता दें कि आंदोलन के फैसले के विरोध में एक धार्मिक समुदाय सड़कों पर उतर आया है। दरअसल दोस्तों आरएसएस का जनजातीय संगठन उसी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, यानी भाजपा सरकार पर ही दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरने जा रहा है। कोलकाता में इस संगठन की अखिल भारतीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। दोस्तों इस दौरान मंगलवार को संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और सह अध्यक्ष तेची गुबिन ने आंदोलन की घोषणा की है। दोस्तों संयोग से गुबिन स्वयं अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय नेता है। मुख्य रूप से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की समस्या उठाई है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण रोकने का कानून अरुणाचल प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को मजबूर करने के लिए आंदोलन किया जाएगा, यानी भाजपा की सरकार पर दबाव बनाने के लिए आरएसएस के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में विधायक का माइक बंद किए जाने को लेकर कहा था कि बीजेपी की सरकार आने पर सदन से मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे। इस मामले पर अब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। दोस्तों उन्होंने इस्तीफे तक की चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने विधानसभा में वामपंथी शासन के दौरान कुर्सी या मेज तोड़ी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने गुस्से में कहा कि क्योंकि ये इफ्तार का महीना है, जब आप लोग तृणमूल कांग्रेस में थे तो इफ्तार किया करते थे, अब आप अपने कोट बदल लिया है तो अचानक से आपके रंग बदल गए हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों शुभेंदु अधिकारी को उसकी हकीकत बता रही है ममता बनर्जी। दोस्तों पर दिल्ली से सटे इलाके मानेसर के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए। दोस्तों यहाँ पर हो गया बड़ा खेला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 24,100 वोट मिले, जबकि हरियाणा के मानेसर के नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी इंद्रजीत कौर यादव को मानेसर नगर निगम की मेयर के लिए 26,393 वोट मिले। दोस्तों कांग्रेस के कैंडिडेट को मात्र 5,000 वोट मिले, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छे खासे वोट से हार गए। दोस्तों मानेसर में 4 साल पहले नगर निगम का गठन हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर पहला मेयर पद को लेकर चुनाव हुआ। गुरुग्राम हरियाणा का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर 2 नगर निगम है। मानेसर नगर निगम की जनसंख्या 90,000 के आसपास है। इस निगम की ज्यादातर ग्रामीण आबादी है। दोस्तों 28 गांव स्थित है। इसके अलावा शहर के नए सेक्टर वाटिका द्वारका एक्सप्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी आते हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण और अर्बन एरिया के मिक्सअप वाले इलाके के अंदर बीजेपी को यह तगड़ा झटका है। दोस्तों माना जा रहा है कि बीजेपी के अपने ही नेता राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी से बदला लिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तब से राव इंद्रजीत काफी नाराज है। दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर यह पूरा खेला हुआ है। इस तरीके की थ्योरियां भी चल रही है। साथ साथ राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी दलों
दलों के द्वारा मतदाता पहचान पत्र नंबर को लेकर दोहरावे का मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों निर्वाचन आयोग ने इस गड़बड़ी की जांच कराने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये एक प्रश्न ऐसा है जो पिछले कुछ वर्षों से न सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच बल्कि आम जनता को भी उद्वेलित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से एक ही नंबर के 2 पहचान पत्र होने से सवाल तो उठते ही हैं, गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने जिस ईपीआईसी के मुद्दे पर नोटिस दिया है उसी मुद्दे को अन्य माध्यमों से उठाने के लिए भी नोटिस दिए गए हैं और उन्हें स्वीकार भी किया गया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर जवाब आना चाहिए। सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हालांकि मिलने के लिए बुलाया है दोस्तों, लेकिन बड़े दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों को भी याद आया है कि विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि काफी विरोध के बाद इनको अकल आई है, जिसे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनके पास टालने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो अब जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर डीएमके तमिलनाडु की सरकार के मिनिस्टर के क्वालिफिकेशन गिनवाते हुए कह रहे हैं कि पी मूर्ति जो कैबिनेट के मिनिस्टर है 12वीं पास है। इसी तरीके से और भी कई नेता है जो 11वीं 10वीं 12वीं पास है और डीएमके के मिनिस्टर बने हुए हैं। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि देखिए देश में कितना आयरनी है, कितना विरोधाभास है। दोस्तों भाजपा के लोग डिग्री और एजुकेशन की बातें करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जो आज तक लोगों को डिग्री नहीं दिखा पाए, उनके समर्थक दूसरों की डिग्री और उनके एजुकेशन पर सवाल खड़े करते हैं। साथ साथ युवा कांग्रेस के प्रभारी पद पर राहुल गांधी के करीबी और उनकी टीम से जुड़े हुए मनीष शर्मा को आगे किया जा रहा है। दोस्तों मनीष शर्मा ने 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभाला था। मनीष शर्मा अग्निवीर, हर जगह हाथ उठाओ अभियान समेत कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और काफी मंजे हुए नेता है। दोस्तों उनको जिम्मेदारी देकर आगे करके पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि अच्छा खासा संगठन का विस्तार हो और एक नए युवा चेहरे को राजनीति में प्रमोट करके एक बड़ी युवा आबादी को भी साथ में जोड़ा जा सके। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में हिंदू संगठन के नेता विश सिंह ने टीपू कुरैशी को फंसाने के लिए 50,000 रुपए को लेकर सड़क पर गाय का कंकाल रखकर प्रदर्शन किया था दोस्तों, और टीपू कुरैशी पर आरोप लगाए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदुवादी संगठन के लोग अपना जो पर्सनल मुद्दा होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं। यानी अगर कोई उनका विरोधी हो या फिर उनकी जिसके साथ दुश्मनी हो वो अगर मुस्लिम समुदाय का निकल जाता है तो ऐसे गौहत्या के आरोप लगाकर एक पूरा प्रपंच रचा जाता है दोस्तों, और पुलिस से कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया है कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा से 54 दिन की छुट्टी दे दी गई है दोस्तों। संसदीय समिति ने छुट्टी मंजूर कर ली है। अब उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बताया कि ऐसे मुद्दे पर विचार करने वाली समिति ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह समेत 4 सांसद को छुट्टी मंजूर कर दी है दोस्तों, और लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 54 दिनों के लिए छुट्टी मंजूर किए जाने की जानकारी दे दी है। जैन ने कोर्ट में कहा था कि इसके मद्देनजर उनकी सदस्यता को भी अब कोई खतरा नहीं होगा, उनको पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा अगर अपनी सदस्यता बचानी है दोस्तों, इसीलिए बार बार मांग की जा रही थी और आखिरकार वो मांग पूरी होने वाली है। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर देश भर में नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं दोस्तों। हाल ही में दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने एक बयान दिया था। जुम्मे की नमाज को देखते हुए दरभंगा में होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगना चाहिए। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि होली नहीं रुकेगी, इसलिए होली के दिन घर में नमाज पढ़े या मुसलमान नियमित रूप से 2 घंटे के बाद मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े। साल में 52 बार जुमा आता है। कुल मिलाकर दोस्तों दरभंगा के मेयर के बयान के बाद अब इस तरीके का एक माहौल बन गया है और बीजेपी के लोगों को जवाब देने का मौका मिला है दोस्तों। इसके बाद भाजपा के लोग अपनी पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने बोला तो उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि होली और जुम्मा कई बार एक साथ हो चुका है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटी ही इन्हीं बातों पर सेकी जाती है, तो फिर वो दिन रात इस तरीके के भाषणबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं समाज में जो आराम से हो सकता था शांतिपूर्ण तरीके से वो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के लिए उनकी पार्टी के नेता और विधायक ही सर्वाधिक चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं दोस्तों। धनंजय मुंडे और मणिक राव को काटे के कारण महीने तक चलता बवाल अभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। इसी बीच पार्टी के एक बड़बोले विधायक ने अजीत का सिरदर्द बढ़ाने का काम किया है। अजीत की रकम्पा के विधायक प्रकाश सोलंके ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि 10 से 12 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करने के बाद उनको जीत मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजीत की राका के विधायक प्रकाश सोलंके कह रहे हैं कि आजकल कोई भी आता है और पैसे के जोर पर चुनाव लड़ जाता है और जीत जाता है। सोलंके ने आगे कहा कि 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले माजल गांव के एक उम्मीदवार ने और चुनाव में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करने की ये जो जानकारी दी गई है दोस्तों, इसी से पता चलता है कि कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन में और किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है जिसने खर्च करके कई जगह चुनाव जीते होंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया गया था ताकि चुनाव इतने महंगे हो जाए कि दूसरी अन्य
पार्टी के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये साजिशन हो रहा है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता की रक्षा और राजनीतिक दलों के रवैये को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों पर निशाना साधा है दोस्तों, और 11 साल के आंकड़े देकर उन्होंने तस्वीर साफ करते बताया है कि बीजेपी को गौ हत्या के बारे में कोई चिंता नहीं है, और बीजेपी के हिंदू होने पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि गौ संरक्षण को लेकर कई बार अभिमुक्तेश्वरानंद आंदोलन कर चुके हैं और बीजेपी के लोग पहले उनको सपोर्ट किया करते थे जब विपक्ष की सरकार थी, लेकिन अब चुप्पी साध कर बैठ गए। इससे पता चलता है कि बीजेपी साधु संतों के मुद्दे पर तभी बोलती है जब उनकी सरकार नहीं होती। साथ साथ हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की पुताई की इजाजत दे दी है दोस्तों। एएसआई को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी है दोस्तों, जिस पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ सफाई कराई जा सकती है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने बाहरी दीवार पर कुछ रंगीन तस्वीर की पेशकश की थी दोस्तों और पुताई की जरूरत बताई थी। हाईकोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद की पुताई की इजाजत दे दी है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसके बाद हो सकता है कि और विवाद देखने को मिल जाए। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर नीतीश कुमार सरकार की पुलिस ने लोगों से कहा है कि बस, ऑटो या सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक समारोह में कहीं भी कोई भी अश्लील या दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी गाने ना बजाए। ऐसे गाने बजाने पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल खुलेआम मंच से विवादित बयान दे रहे हैं दोस्तों। महिलाओं के सामने अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नीतीश बाबू की पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? दोस्तों सोशल मीडिया पर तो सबने वीडियो देख लिया और सुन भी लिया क्या अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एक बार बिहार पुलिस के लोगों को हिम्मत जुटानी चाहिए और नीतीश कुमार के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करके दिखानी चाहिए अगर वाकई उनको अश्लील गाने और अश्लील भाषा से दिक्कत है। तो आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि दोहरा चरित्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यूट्यूब पर जो वीडियो डाला था श्याम मीरा सिंह ने, जिसमें सदगुरु और ईसा फाउंडेशन को लेकर सनसनीखेज दावे किए गए थे, उसे हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्याम मीरा सिंह ने बताया था कि छोटी बच्चियों को दीक्षा के नाम पर परेशान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, और उन्होंने कई सारे वीडियो शेयर करते हुए दावे किए थे दोस्तों। और इसके बाद अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने वीडियो हटाने के लिए बोला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या हाल है देश के अंदर। अगर वीडियो दिखाकर और कई सारे सबूत के साथ आरोप लगाए गए तो इसका जवाब देना चाहिए था, ना कि वीडियो हटाकर उस आवाज को दबाना चाहिए था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये काफी गंभीर मामला है और कोर्ट को ऐसे किसी भी संस्थान के पक्ष में फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये लोगों से जुड़ा हुआ, खासकर बच्चों से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक ने मनाई होली। फूलों की होली मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में हिंदू मुसलमान की कोई नफरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वालों को समाजवादी पार्टी के विधायक श्री मोहम्मद फहीम ने होली मनाकर करारा जवाब दिया है। देश आपसी भाईचारे से चलता है, सबके त्योहार का सब सम्मान करते हैं। रमजान भी मुबारक, होली भी मुबारक। मोहम्मद फहीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश में उस तरीके के आपस में मतभेद नहीं है जैसा कि राजनीतिक पार्टी खासकर कुछ एक पार्टी और संगठन के लोग फैला रहे हैं, इन्होंने देश में लोगों की मानसिकता में केवल धर्म, जाति और आपसी विवाद और वैमनस्य डाल रखा है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। मीडिया वाले उस बात को बार बार बोल बोलकर एम्पलीफाई करते हैं, जिससे समाज में लगातार टेंशन बढ़ती चली जा रही है और कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां केवल सिक रही है। इससे देश को भारी नुकसान होता है। वहीं पर तमिल भाषा को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। बार बार बीजेपी के लोग 3 लैंग्वेज पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में डीएमके खड़ी है और कहीं ना कहीं इसी पर डिबेट करवाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है वो है नरेंद्र मोदी के विनाशकारी अमेरिकी दौरे के बाद ट्रंप ने भारत के अंदर टैरिफ का युद्ध छेड़ रखा है और भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ और ज्यादा टैक्स लगाने का ऐलान कर रखा है। बार बार अमेरिका भारत को ब्लेम कर रहा है दोस्तों। दूसरी ओर स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, मणिपुर में संकट जारी है, इसके बावजूद यहाँ कहीं पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मीडिया वाले 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बीजेपी और डीएमके की लड़ाई का आनंद ले रहे हैं और भाजपा के लोगों को भी पता है कि पार्लियामेंट के अंदर इसी बहस के आसपास रहेंगे तो लोग असली सवाल नहीं पूछेंगे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं चले जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।